हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें अब जो हमारा टॉपिक है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द अदर। दो इवेंट, जैसे मान लो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, उस एक्सपेरिमेंट से हमें दो इवेंट मिले, वो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। कब? इफ़ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द अदर। यानी कि अगर किसी एक इवेंट के होने का जो भी प्रोबेबिलिटी है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी के कारण इफेक्ट ना पड़े, यानी कि दूसरा हो या ना हो, पहले पे कोई भी फ़र्क ना पड़े, तो ऐसे इवेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि बी इवेंट हो रहा है, जैसे हमारे पास दो इवेंट है, ए और बी इवेंट है। अगर बी इवेंट हो या ना हो, उससे ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, या फिर बी ए की प्रोबेबिलिटी की वजह से बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसे इवेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि दो इवेंट के साथ साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी जो होता है इंडिपेंडेंट इवेंट में, जैसे ए बाय बी का मतलब क्या होता है? हम क्या लिखते हैं जनरली? ए बाय बी का मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखते हैं? ए बाय बी का मतलब बी इवेंट होगा तब ए के होने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट में बी हो या ना हो, उससे ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए बाय बी को हम सीधा पी ऑफ ए लिख सकते हैं। या बी बाय ए की बात करूँ तो यानी कि ए हो या ना हो, बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारा बी बाय ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम पढ़ी थी। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी थी। तो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम में हमने क्या लिखा था? प्रोबेबिलिटी सबसे पहले क्या होगा? इवेंट ए, फिर इवेंट ए हो जाएगा, उसके बाद बी इवेंट होगा। ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? कि सबसे पहले इवेंट ए होगा और फिर ए हो जाएगा तब इवेंट बी होगा। ये मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम थी। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है? ए हो या ना हो, बी के होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी पे ए के होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बी बाय ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए हो या ना हो तो ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों एग्जाम्पल देखें। फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें हमारे पास 3 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल इज़। एक बैग है आपके पास जिसके अंदर 3 वाइट और 2 ब्लैक बॉल हैं। अगर हम उसमें प्रोबेबिलिटी निकालें एक वाइट बॉल की, तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? देखो 3 वाइट और 2 ब्लैक है आपके पास, तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 3 वाइट की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल आउटकम तो कितना हो जाएगा? 3 अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा? 5, 3/5। अब इफ़ द बॉल ड्रॉन इज़ रिप्लेस, अगर हम बॉल को, जो हमने बॉल ड्रॉ की है उसको रिप्लेस कर दें, यानी कि वापस से उसको बैग में डाल दें, तो फिर हम अगेन ए वाइट बॉल इज़ ड्रॉन, फिर वापस से एक वाइट बॉल निकालें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल इज़ द सेम इन बोथ द केसेस। जब आप क्या करोगे? अगर आपने जो बॉल निकाली, हमने सबसे पहले एक वाइट बॉल निकाली बैग में से, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 3/5। अब उस बॉल को हमने बैग में वापस से डाल दिया। डालने के बाद वापस से 3 वाइट और 2 ब्लैक हो जाएंगी। फिर आप एक वाइट बॉल ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, 3/5। ऐसे जो इवेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। देखो पहली बार हमने जब वाइट बॉल निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 3/5। आपने उसको वापस से बैग में डाल दी। फिर दोबारा जब वाइट बॉल निकाल रहे हो तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 3/5। यानी कि पहली बार जब बॉल निकले या नहीं निकले, उससे W2 यानी सेकेंड वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसे जो इवेंट होते हैं वो कैसे इवेंट होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE 2022 एंड 15 में क्वेश्चन आया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। यानी कि ए और बी किसी प्रॉब्लम को स्पेसिफिक इंडिपेंडेंटली, यानी कि अलग अलग प्रॉब्लम को ए और बी सॉल्व कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2, 1/3 है। इफ़ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली,
अगर ए और बी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अलग अलग सॉल्व करें तो प्रोबेबिलिटी बतानी है द प्रॉब्लम इज सॉल्व, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और सेकंड क्वेश्चन है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कि एग्जैक्ट दोनों में से एक, या तो ए या फिर बी, एग्जैक्ट एक जना जो है वो प्रोबेबिलिटी को, वो उसके जो क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कि ए जो है वो सॉल्व कर लेता है प्रॉब्लम को, तो ए सॉल्व द प्रॉब्लम, ए जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, वो इवेंट ए इस तरीके से मैंने लेट कर लिया, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी हो गई 1/2। और बी इवेंट जो है वो मैं लेट कर रही हूँ बी सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है यानी कि वो प्रोबेबिलिटी हो गई बी, उसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1/3। एंड अगर ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और बी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व्ड, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो ए और बी दो पर्सन हैं, दोनों पर्सन इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ए अपने अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बी अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो प्रॉब्लम कब कब सॉल्व हो सकती है। तो देखो केसेस बनेंगे इसमें इस तरीके से, जैसे प्रोबेबिलिटी, एक तो केस ये बनेगा कि ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और बी से ना हो। अगर ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है और बी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इसके अलावा जब केसेस बनते हैं तो बीच में साइन प्लस का आता है, या फिर ए से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो और बी से सॉल्व हो जाए तब भी प्रॉब्लम क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है। या फिर दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ए से या फिर बी से, दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इस कंडीशन में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो ये केसेस बनेंगे। जब केसेस बनते हैं तो हम बीच में साइन किसका लगाते हैं, प्लस का। अब ये इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। देखो ए करे या नहीं करे, बी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा तो भी उसकी ए की प्रॉबिलिटी से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे इवेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। अब इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा पी ऑफ ए, पी ऑफ बी बार प्लस पी ऑफ ए बार, पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उनके इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो ये इंटरसेक्शन ये है इसमें। अब हम बाहर की प्रॉबिलिटी निकाल लेते हैं। पी ऑफ ए हमारा 1/2 है, तो पी ऑफ ए बार कितना हो जाएगा हमारा 1 - 1/2, आंसर इज़ 1/2। एंड बार की प्रॉबिलिटी निकालें, ना होने की प्रॉबिलिटी कैसे निकलती है, 1 में से 1/3 माइनस हो जाएगा, देन 3 - 1 इज़ 2/3। ये हमने एलशियम लेके सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पी ऑफ ए में अगर वैल्यू पुट करूँगी तो 1/2, पी ऑफ बी बार हो गया 2/3 प्लस पी ऑफ ए बार 1/2, पी ऑफ बी इज़, पी ऑफ बी हमारा हो गया पी ऑफ ए बार 1/2 है, पी ऑफ बी हमारा 1/3 प्लस पी ऑफ ए पी ऑफ बी 1/2 1/3 1/2 एंड 1/3। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6। एल्शियम ले लें 6 अगर एल्शियम लेते हैं तो 2 + 1 + 1, 2 + 1 3 and 1 4/6 and cancel out 2/3, आंसर इज 2/3। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है एग्जैक्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कि एग्जैक्ट दोनों में से कोई भी एक जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसकी प्रॉबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखो इसमें कौन से केसेस आएंगे, ये वाले, ये और ये दोनों केसेस इसमें आएंगे। जैसे देखो एक से प्रॉब्लम सॉल्व हो, एग्जैक्ट एक से, तो अगर ए सॉल्व कर रहा है तो बी ना सॉल्व करे, और अगर बी सॉल्व कर रहा है तो ए से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। सिर्फ ये दोनों केसेस आएंगे जिसमें एग्जैक्ट एक है, उससे एक पर्सन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे, इवेंट में डाला देखो मैंने यहाँ पे। इसमें केसेस आएगा ए बी बार प्लस कितना हो जाएगा ए बार बी, ये दो केसेस आएंगे। इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर ली है, मैं ये दोनों वैल्यू यहीं से सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। देखो फर्स्ट वाले पार्ट की जो वैल्यू थी 1/3 है एंड सेकेंड वाले पार्ट की वैल्यू 1/6 है, तो मैंने यहीं डाल रही हूँ 1/3 एंड 1/6। अब हम एल्शियम लेंगे 6, तो हमारा हो जाएगा 2 + 1, आंसर आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A and B are two independent events. The probability that both A and B occur is 1 by 6 and the probability that neither of them occur is 1 by 3. Find the probability of the occurrence of A. A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट है. द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर इज़ 1 बाय 6. ए और बी दोनों के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 बाय 6 है. एंड प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ दैम अकर, यानी कि दोनों में से कोई भी ना हो उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 3 है. नाइदर ए और नाइदर बी, ए और बी दोनों नहीं होंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए. तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. तो अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है. ये क्वेश्चन अगर वेन डायग्राम आता है तो बहुत ईजिली हो जाएगा. वेन डायग्राम में इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं और ये हमारे पास ए और बी दो इवेंट है. ए और बी जो ये कॉमन पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन. ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी का दोनों कॉमन पोर्शन है. और जो ये पूरा होल आ जाएगा जिसमें ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन होता है यूनियन. यानी कि ये वाला पोर्शन ए एंड बी, ए भी हो जाए और बी भी हो जाए, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं ए यूनियन बी, इस वाले पोर्शन को. अब क्वेश्चन में हमें क्या लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों मतलब ए और बी दोनों हो, तो यानी कि ये वाला पोर्शन, बोथ का मतलब ए और बी दोनों मतलब इंटरसेक्शन. यानी कि हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना, 1/6. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/6. इक्वेशन नंबर 1, इसका हम यूज़ कर लेंगे. आगे नेक्स्ट हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ दैम अकर इज़ 1/3. यानी कि ना तो ए हो और ना बी हो. यानी कि कौन सा पोर्शन, बाहर वाला, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये वाला, इसमें ना तो ए आएगा और ना बी. ना तो ए हो ना बी हो, तो बाहर वाले पोर्शन को कैसे लिखेंगे बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है पूरा ए यूनियन बी है. तो बाहर वाले पोर्शन का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी का डैश, यानी कि ए यूनियन बी नहीं हो. तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 1/3. और किसी का डैश मैंने बताया था कैसे निकलता है, 1 में से माइनस कर लो उसके होने की प्रोबेबिलिटी को, इक्वल टू कितना हो गया, 1/3. यानी कि 1 - 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा 3. अगर हम एल्शियम लें तो 3 - 1 कितना हो गया हमारा, 2/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो गया ये हमारा, 2/3. पी ऑफ ए हमें पता नहीं है एंड पी ऑफ बी भी नहीं पता है, और इसकी वैल्यू जो है ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू है 1/6. ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी 2/3. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 2/3 प्लस 1/6. मैं अगर एल्शियम ले लूँ यहाँ पे 6, तो कितना हो जाएगा 4 + 1, यानी कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इक्वल टू हमारे आ जाएगा 5/6. अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है. इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा इजी करने के लिए लेट कर लेती हूँ पी ऑफ ए को x एंड पी ऑफ बी को मैंने लेट कर लिया y, जिससे थोड़ा क्वेश्चन इजी लगेगा वेरिएबल फॉर्म में. तो ये एक इक्वेशन तो मेरी हो जाएगी एक्स वाई इक्वल टू 1/6, और एक इक्वेशन नंबर सेकेंड से x + y इक्वल टू कितना हो गया 5/6. हमसे ए के होने की प्रॉबिलिटी पूछा है, यानी कि x की वैल्यू. तो मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेती हूँ. मैंने y की वैल्यू यहाँ से निकाली तो 1/6x हो गया, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे y के प्लेस पे. तो x + y के प्लेस पे 1/6x इक्वल टू कितना हो गया 5/6. अब 6x एल्शियम ले लिया हमने, तो 6x² + 1 इक्वल टू कितना हो गया 5/6. 6 से 6 कैंसिल, तो 6x² + 1 इक्वल टू 5x. अब इसे क्वाड्रेटिक में चेंज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हम, इस इधर लेके अब फैक्टर कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करने को पर आपको 6 चाहिए, दो नंबर ऐसे, और ऐड करने पर 5 चाहिए. तो 6x² - 3x - 2x + 1 इक्वल टू कितना हो गया 0. अब हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं 3x कॉमन लिया तो 2x - 1
एंड -1 कॉमन ले लिया तो 2x - 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 3x - 1 और 2x - 1 दोनों पेयर बन गए हमारे। एक बार x की वैल्यू इससे जब हम निकालेंगे तो 1/3 आंसर आएगा, और एक बार अगर हम x की वैल्यू इससे निकालें तो 1/2। फाइनल आंसर हमें P ऑफ A पूछा था, तो यही हमारा x जो है वो यही P ऑफ A हो गया 1/3 और 1/2। दिस इज़ आवर आंसर। बच्चों ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का है। इफ़ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट probability of A bar intersection B equal to 2/15 and probability of A intersection B bar equal to 1/6. Find probability of A and probability of B. हमारे पास ये दो गिवन कंडीशन है, इनसे हम P of A और P of B फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। P of A bar intersection B equal to 2/15। A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यूज़ करते हैं फॉर्मूला। ये हो जाएगा हमारा P ऑफ A बार एंड P ऑफ B इक्वल टू 2/15। थोड़ा क्वेश्चन अगर इजी करना है तो मैं अपने क्वेश्चन को लाइट कर लेती हूँ। P ऑफ A को मैंने x लाइट कर लिया है एंड P ऑफ B को y लाइट कर लेते हैं। तो फिर P ऑफ A बार जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 1 - x। एक में से माइनस कर देते हैं ना होने की प्रॉबिलिटी को, और P ऑफ B बार भी हमारा कितना हो जाएगा 1 - का y। अब इसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं P ऑफ A बार, तो P ऑफ A बार हमारा हो जाएगा 1 - x एंड P ऑफ B के प्लेस पे y इक्वल टू 2/15। ये तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार इक्वल टू 1/6। इंडिपेंडेंट इवेंट है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे P ऑफ A इंटू P ऑफ B बार इक्वल टू 1/6। P ऑफ A हमारा कितना हो गया x, P ऑफ B बार जो है हमारा 1 - का y, यहाँ से पुट किया इक्वल टू 1/6। अब ये दो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 1 से जैसे y की वैल्यू निकाल लेते हैं और निकाल के 2 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y की वैल्यू अगर हम पुट निकालते हैं इसमें तो 2/15 मल्टीप्लाई में 1 - x, ये मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। तो मैं अब यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ x। 1 - y के प्लेस पे हम पुट करेंगे 2/15 1 - x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1/6। अब हम क्या करें, एल्शियम ले लेते हैं। x मल्टीप्लाई में एल्शियम ले लिया हमने 15 1 - x, तो यहाँ पे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 1 - x -2 इक्वल टू 1/6। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो x मल्टीप्लाई करें 15 -15x -2 डिवाइडेड बाय 15 -15x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1/6। नेक्स्ट x 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 13 -15x डिवाइडेड बाय 15 -15x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। जब x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 13x -15x² डिवाइडेड बाय 15 -15x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1/6। अब क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 6 78x माइनस 15 × 6 90x² इक्वल टू 15 - 15x। मैं इधर 0 रख लेती हूँ। 90x² इधर शिफ्ट किया 90x², 78x उधर शिफ्ट किया -78x -15x एंड +15। 90x² माइनस ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3 एंड 7 और 1 8 एंड 93x प्लस में 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। इक्वेशन थोड़ा इजी कर लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 30x² माइनस का 31x प्लस 15 इक्वल टू 0। बच्चों अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करने पर हमें मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 15 × 30, मल्टीप्लाई करने पर आपको चाहिए 15 × में 30।
यानी कि 450, और ऐड करने पर आपको चाहिए 31। ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं कि आपको मल्टीप्लाई करने पर तो चाहिए 450 और ऐड करने पर कितना चाहिए 31। ये मिस्टेक से मैंने यहाँ पे कॉमन नहीं लिया, यहाँ पर भी कॉमन आएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5। तो 30 इंटू हम 5 करेंगे, 30 इंटू 5 करेंगे तो हमें 150 चाहिए। आप 3 की टेबल में जब कॉमन लोगे तो यहाँ 30x² हो जाएगा या 31x हो जाएगा, और हम 3 की टेबल में यहाँ से कॉमन लेंगे तो 5 हो जाएंगे। अब हम फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमें चाहिए 150 और ऐड करने पर हमें कितना चाहिए 31। तो मैं 150 के फैक्टर देखते हैं और उनको ऐड करने पर हम देखते हैं कि उन दोनों फैक्टर को ऐड करने पर कितना हो जाए 31। तो हमारे पास ये हो गया हमारा 25 इंटू 6, मल्टीप्लाई करने पर हमारा 150 आ जाएगा और ऐड करने पर कितना हो रहा है हमारा 31। अब हम इसे लिख लेते हैं 30x² माइनस 25x माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई भी पहले से लिख सकते हैं। अब मैं कॉमन ले लेती हूँ, 30 और 25 में से कॉमन आ रहा है 5x, तो यहाँ हमारा बचेगा 6x, यहाँ हमारा हो जाएगा -5। इन दोनों में कॉमन आ रहा है -1, तो 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 6x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार x की वैल्यू इस इधर से तो आ जाएगी हमारी 5/6, और एक बार हमारी इधर से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/5। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, P ऑफ A एंड P ऑफ B हमें फाइंड करना है, और x जो हमारा है वो P ऑफ A है। अब हमें P ऑफ B भी निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन की हेल्प से, फर्स्ट या सेकंड की हेल्प से हम y निकाल लेंगे। देखो मैं इस वाले की हेल्प से y निकाल रही हूँ। ये जो मैं इसे इक्वेशन नंबर कितना दे देती हूँ 3। अब हमारे दो केसेस बनेंगे। एक तो हमने ले लिया x इक्वल टू 5/6 और एक केस ले लिया मैंने x इक्वल टू 1/5। तो इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y जो हमने लेट किया है इक्वेशन नंबर 3 से, y हमारा कितना हो गया 2/15 1 माइनस x। तो y इक्वल टू हमारा हो गया 2/15 1 माइनस x। तो मैं फर्स्ट वाला केस अगर पुट करूँ तो y इक्वल टू हो जाएगा 2/15 1 माइनस 5/6, यानी कि 2/15। 6 एल्शियम लेंगे तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1/6। तो ये मेरा हो जाएगा 2/15 और ऊपर जाके कितना हो जाएगा 6। 3 की टेबल से ये 2 और 3 की टेबल से कितनी बार गया 5 बार, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4/5। ये फर्स्ट केस है। और अब हम सेकंड केस निकालेंगे 1/5 पे। तो y इक्वल टू 2/15 1 माइनस x की जगह कितना पुट करेंगे 1/5। तो 2/15 मल्टीप्लाई एल्शियम लेंगे 5 माइनस 1 तो 4/5। 5 के टेबल से ये 3 गया और 2 की टेबल से 4 कैंसिल, तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा 1/6। यानी कि फाइनल आंसर आएगा x की वैल्यू जब 5/6 है तो y हमारा हो गया 4/5, और x की वैल्यू जब हमारा 1/5 है तो y हमारा कितना आंसर आ गया 1/6। दिस इज़ हमारा आंसर बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसके जो PYQs रह गए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो।